दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वह है हमारा हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है हमारा पहला पॉइंट, ध्यान से देखते जाइए। सारे प्रश्न और सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चैप्टर है दोस्तों हमारा हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योटो में। क्या है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। क्या है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, फिर देखें कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। क्या है, कह रहा है कि यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। तो क्या स्थापित की गई, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। ठीक है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, जिसको हम लोग GCCA भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि। ठीक है, याद रखिए। चलिए देखते जाएं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है कि यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को, क्या है, कह रहा है कि यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकीय एवं वित्तीय सहायता। क्या है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में हो रही है क्या, तो वृद्धि हो रही है। कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में हो रही है वृद्धि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता, क्या है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, क्या कह रहा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए, क्या है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है तो 0.03%, 0.03%। ठीक है, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। ठीक है, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। फिर है तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। ठीक है, देखिए जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन, यह जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। तो कह रहा है कि परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला सनस्तर, तेल एवं गैस भंडार निशेष एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ठीक है, फिर से देखिए। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। तो वह है दोस्तों हमारे परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला सनस्तर, तेल एवं गैस भंडार निशेष एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। क्या है? झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के सहयोग से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। ठीक है, झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई। क्या है? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई तो वर्ष 2013 एवं 2014 में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है। क्या है? झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है तो सरायकेला खारसवा। ठीक है, सरायकेला खारसवा। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण है तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। क्या है? जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है दोस्तों, आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आगे का पॉइंट। चलिए दोस्तों यहां देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2015 में क्या है, वर्ष 2015 में जो 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? ठीक है, तो पेरिस में। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ तो कहाँ हुआ? वह पेरिस में। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। क्या है? वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था तो हुआ था दोस्तों मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। क्या है? वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। यहां देखिए, कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट, यहां देखिए, कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव है। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है दोस्तों? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक है, चलिए ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी तो जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है दोस्तों हमारा जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है तो यह संबद्ध है दोस्तों हमारा UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, देखते जाइए, सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है सही कथन है। क्या है? कह रहा है कि सही कथन है। कह रहा है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। बिल्कुल सही है, कह रहा है कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। ठीक है, फिर कह रहा है कि मीथेन
कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, याद रखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि क्योटो उपसंधि जो थी वह वर्ष 2005 में लागू हुई, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी गैस के अणुओं की दक्षता, क्या है, किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विभव, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है तो गैस का वैश्विक तापन विभव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्या है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो वह है दोस्तों हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित, क्या है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। क्या है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वह है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। क्या है, गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है तो वह है दोस्तों, पहला है हमारा जल वाष्प, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर है मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा कि गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है वह है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है तो CO2 में। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है CO2 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं तो कौन कौन से घटक हैं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, फिर है दोस्तों हमारा जल वाष्प, फिर है दोस्तों हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और फिर है मीथेन और ओजोन। ठीक है, कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ठीक है, या परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। क्या है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वह है दोस्तों हमारा जल वाष्प। ठीक है, फिर देखिए प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वह है दोस्तों हमारा जल वाष्प। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। कह रहा है कि मीथेन, जल वाष्प, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या है, मीथेन, जल वाष्प, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन। ठीक है, क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्गन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। क्या है, मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। क्या है, कह रहा है कि समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर कह रहा है कि समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है,
कह रहा है कि समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। फिर अगला पॉइंट है कि समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। क्या है? समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। ठीक है, सारे पॉइंट दोस्तों हमारे उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। क्या है? एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो याद रखिएगा, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो वह है दोस्तों हमारा चीन। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। यहाँ देखें अगला पॉइंट ध्यान से। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वह देश जो दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है, तो वह है दोस्तों हमारा भूटान। क्या है? वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है, तो वह है हमारा भूटान। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। क्या है? वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। क्या है? वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, तो वह हो जाएगा दोस्तों मीथेन, फिर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है, वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, तो वह है मीथेन, फिर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हो जाएगा दोस्तों जलवाष्प। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वह है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन में हरित गृह गैस नहीं है। क्या है? फिर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन में हरित गृह गैस नहीं है, तो वह है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन में हरित गृह गैस नहीं है, तो वह है हमारा नाइट्रोजन, हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, चलिए फिर देखिए। कह रहा है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, वह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, क्या है? भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप दोस्तों हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है। क्या है? जो हमारी हिमनदी है यानी कि ग्लेशियर्स हैं दोस्तों, वह क्या होने लगे हैं? द्रवीभूत होने लगे हैं। ठीक है, फिर है समय से पूर्व दोस्तों आम में बौर आने लगा है। क्या है? समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, कह रहा है कि भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जो हमारे हिमनदी यानी कि ग्लेशियर्स हैं दोस्तों, वह द्रवीभूत होने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं। क्या है? वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं। तो दोस्तों हिमानी का पिघलना यानी कि ग्लेशियर्स का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, ठीक है, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं, तो हिमानी का पिघलना, फिर है सागरीय तल में उत्थान, फिर है दोस्तों मौसमी दशाओं में परिवर्तन और फिर है ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। फिर देखिए, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, यह सब वैश्विक ताप के असर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भूमंडलीय उष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वह है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या है, भूमंडलीय उष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वह है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा तो वह है दोस्तों हमारा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। ठीक है, फिर देखिए, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा तो वह है दोस्तों हमारा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। ठीक है, फिर अगला देखिए, कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, फिर देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव करता है, तो हरित गृह प्रभाव दोस्तों वैश्विक तापन में वृद्धि करता है। ठीक है, क्या है, हरित गृह प्रभाव करता है वैश्विक तापन में वृद्धि। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता व प्रचंडता बढ़ रही है तो वह है दोस्तों चक्रवात, तूफान तथा बवंडर की। क्या है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता व प्रचंडता बढ़ रही है वह है दोस्तों चक्रवात, तूफान व बवंडर की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट देखेंगे क्या क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, क्या, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है दोस्तों मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, कह रहा है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है दोस्तों मीथेन। ठीक है, CH4। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है जिसे कहते हैं मीथेन हाइड्रेट। क्या है, कह रहा है कि मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है जिसे हम कहते हैं मीथेन हाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। क्या है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं तो उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधःस्थल में। ठीक है, क्या है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं तो उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधःस्थल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि मीथेन उत्सर्जित होती है, तो मीथेन उत्सर्जित होती है दोस्तों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से। क्या है, मीथेन उत्सर्जित होती है दोस्तों धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। क्या है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं तो धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, दीमक की बाम्बी और आर्द्र भूमि। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, दीमक की बाम्बी और आर्द्र भूमि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या है, मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं तो दोस्तों आर्द्र भूमि है, समुद्र है और हाइड्रेट्स हैं। क्या है, मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं दोस्तों आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है वह है दोस्तों कृषि। क्या है, मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावी होती है वह है हमारा कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कह रहा है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है दोस्तों हमारा मीथेन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि मीथेन गैस को कहते हैं, ठीक है, CH4 जो गैस है इसको हम अन्य नाम से जानते हैं वह है हमारा मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है तो इसे हम कहते हैं दोस्तों पृथ्वी काल। ठीक है, पृथ्वी
काल, ठीक है दोस्तों, अर्थ आवर कहते हैं हम। चलिए देखिए फिर से, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों पृथ्वी काल, यानी कि दोस्तों अर्थ आवर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, देखते जाइए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है, तो पृथ्वी काल, ठीक है, अर्थ आवर, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ तो मार्च 21, 1994 को, ठीक है, याद रखिएगा कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था दोस्तों मार्च 21, 1994 को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। कह रहा है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। क्या है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ तो वर्ष 2005 से, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ वर्ष 2005 से। चलिए देखिए अगला पॉइंट, जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है, याद रखिए, यह भी पूछा गया है प्रश्न। कह रहा है कि जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को। फिर देखिए, जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया है, तो 5.2% की। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया है, तो 5.2% की। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई, तो $100 अरब की जलवायु निधि, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई, तो $100 अरब की, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, चलिए यहाँ देखें, कह रहा है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, क्या है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। क्या कह रहा है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है दोस्तों, तो अल्जीरिया में, ठीक है, ब्राजील में तथा केन्या में, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए हैं दोस्तों, अल्जीरिया में, ब्राजील में तथा केन्या में, ठीक है। चलिए
अगला देखिए, कह रहा है सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो सही नहीं है दोस्तों, वह है कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। क्या है, कह रहा है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य नहीं है, तो यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। यह स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, याद रखिएगा कि सीडीएम, जिसको हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, फिर देखिए, सीडीएम यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में, क्या है, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें, तो वह है दोस्तों हमारा स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें, तो वह युक्ति है दोस्तों स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरण दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने एवं कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए प्रयोग होता है। क्या है, कह रहा है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने एवं कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए प्रयोग होता है। तो ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट और जियो टेक्सटाइल। फिर देखिए, कह रहा है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने एवं कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, तो ताम्र स्लैग, फिर है हमारा शीत मिश्रित एस्फाल्ट, फिर है जियो टेक्सटाइल। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि कार्बन जमाओ यानी कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है। क्या है, कार्बन जमाओ यानी कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक। क्या है, क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है, कह रहा है कि Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं Annex 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में किया जाता है क्रियान्वित। क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं Annex 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में किया जाता है क्रियान्वित। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। क्या है, UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, कह रहा है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि जैव विविधता अभिसमय, क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कह रहा है जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी कि लाइव
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है, वह है हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, कह रहा है कि जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी कि लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलएमओ द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है, तो वह है दोस्तों हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। फिर देखिए, जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है, वह है हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा क्या है कि आनुवांशिक संसाधनों यानी कि जो जेनेटिक रिसोर्स हैं उनको प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है दोस्तों, तो वह है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही सुमेलन है। ठीक है, सही सुमेलन देखिए, कह रहा है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। क्या है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन तो कब हुआ था? 1979 में। क्या है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो इससे संबंधित है एजेंडा 21। ठीक है, फिर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो यह हुआ था 1997 में। फिर देखिए, सही सुमेलित है तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था कब? 1979 में। ठीक है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। फिर कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो इससे संबंधित है एजेंडा 21। ठीक है, फिर कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो यह हुआ था हमारा 1997 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो वह आयोजित हुआ था दोस्तों हमारा पेरिस में। ठीक है, फिर याद रखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वह कहाँ हुआ? तो वह हुआ दोस्तों COP25 आयोजित हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है, फिर है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 आयोजित हुआ था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, कह रहा है कि संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 आयोजित हुआ दोस्तों, तो ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, कह रहा है कि COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा की गई पंचामृत की। क्या है? COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा की गई दोस्तों पंचामृत की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखते जाइए, कह रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करेगा 1 अरब टन की। क्या है? वर्ष 2030 तक, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करेगा तो 1 अरब टन की। ठीक है दोस्तों, यहाँ याद रखिए कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करेगा 1 अरब टन की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करेगा नवीकरणीय ऊर्जा से। क्या है? वर्ष 2030 तक दोस्तों भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करेगा नवीकरणीय ऊर्जा से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाएगा, वह है हमारा 500 गीगावाट तक। याद रखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाएगा तो 500 गीगावाट तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत द्वारा सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, तो वह है दोस्तों हमारा 2070 तक। याद रखिएगा कि भारत द्वारा सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, तो वह है दोस्तों हमारा 2070 तक। फिर अगला पॉइंट देखिए, यह कह रहा है कि भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर दिया जाएगा 2030 तक। ठीक है, कह रहा है कि भारत द्वारा
अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर दिया जाएगा 2030 तक। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई। तो 30 जून 2008 को कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई। तो 30 जून 2008 को डेट याद रखिए कि भारत सरकार द्वारा प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई। तो 30 जून 2008 को कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कुल कितने मिशन हैं। क्या है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कुल कितने मिशन हैं। तो याद रखिएगा 8 मिशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसमें कुल मिशन कितने हैं, वह हैं 8। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। क्या है, कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो वह है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। क्या है, कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ठीक है, फिर देखिए, कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। ठीक है, क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि क्योटो, यहाँ देखिए, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। और फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है तो उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। यह देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है वह शुरू हुआ, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से। क्या है, जो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण है दोस्तों, वह शुरू हुआ था दोस्तों हमारा किसके, क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन करता है। क्या है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन करता है कौन, विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन करता है कौन, विश्व बैंक। अगला देखिए, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स एक बहुपक्षीय कोष है और यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में। ठीक है, फिर देखिए कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है और यह कोष स्थलीय क्षेत्र यानी कि लैंड सेक्टर से कमी करने को बढ़ावा देता है तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, क्या देख रहा है अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है दोस्तों कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों, ठीक है, कि एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो वह है हमारा वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। फिर देखिए कह रहा है कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी कि इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है और यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी कि रेड प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो वह है हमारा वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह
कह रहा है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था। क्या है? वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों जून 2008 में। ठीक है, जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ। चलिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा तो वह है दोस्तों स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा तथा विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। क्या है? फिर देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। कह रहा है कि यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा तो वह है दोस्तों स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्ति होगा तथा विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल लॉन्च की गई है। क्या है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल लॉन्च की गई है तो UNFCCC सचिवालय द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल लॉन्च की गई है तो वह है दोस्तों UNFCCC सचिवालय द्वारा। फिर देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एसेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार क्या है? IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एसेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा 1/6 भाग। कह रहा है कि यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्ति होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी 30% तक ज्ञात प्रजातियां। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्ति होगा, साथ ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी 30% तक ज्ञात प्रजातियां। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि 1900 ईस्वी के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कह रहा है कि 1900 ईस्वी के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है तो वह है दोस्तों हमारा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में, क्या है? मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न। क्या है? मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि UNEP द्वारा समर्थित, क्या है? UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है। क्या है? UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। फिर देखिए, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है दोस्तों तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। फिर देखिए, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। क्या है, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो वह है दोस्तों पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता। क्या है, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी कि अंडाकार कक्षीय मार्ग। फिर है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी कि झुकाव। फिर है विषुव अयन यानी कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी कि अंडाकार कक्षीय मार्ग। फिर है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी कि झुकाव। फिर है विषुव अयन यानी कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है, तो दिए थे दोस्तों मिलूटिन मिलानकोविच ने। ठीक है, क्या है, कह रहा है जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है, तो यह दिया था दोस्तों मिलूटिन मिलानकोविच ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह कथन है, क्या है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह कथन है दोस्तों मिलूटिन मिलानकोविच का। क्या है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह कथन है मिलूटिन मिलानकोविच का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। कह रहा है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो आइस कोर से। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो वह है दोस्तों हमारा आइस कोर से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है आइस कोर यानी कि हिमतत्व। ठीक है, कह रहा है कि किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है, वह है हमारा हिमतत्व यानी कि आइस कोर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िए आगे पॉइंट क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिए। कह रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो यह प्रकाशित हुई दोस्तों वर्ष 2008 में। ठीक है, कह रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई तो वर्ष 2008 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो वह है हमारा आणविक ऊर्जा। ठीक है, कह रहा है कि भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो वह है हमारा आणविक ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्र की सतह में। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्लोबीय ताप वृद्धि का
सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्र की सतह में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे मूंगे के। क्या है? ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे मूंगे के। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा नीदरलैंड्स पर। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा तो नीदरलैंड्स पर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि आईपीसीसी के अनुसार, ठीक है, कह रहा है यानी कि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का। क्या कह रहा है कि आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है तो 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है समुद्री जल। क्या है? देखिए, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है तो समुद्री जल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जुलाई 2018 में सफर यानी कि वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा तत्कालीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा। ठीक है, क्या है कि जुलाई 2018 में सफर यानी कि वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यानी कि तत्कालीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं वह हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है कई बार, याद रखिए। कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा के कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं वह हैं दोस्तों समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं वह हैं हमारी समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी कि इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा है कि अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, क्या है? अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी कि इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है तो वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है तो INDCC के लक्ष्यों में यानी कि इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कह रहा है भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना,
प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है तो आईएनडीसीसी के लक्ष्यों में। ठीक है दोस्तों, आईएनडीसीसी के लक्ष्यों में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया एक हरित जलवायु कोष का। क्या है? कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया तो एक हरित जलवायु कोष का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी। क्या है? डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी हरित जलवायु कोष का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। क्या है? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है हरित जलवायु निधि। ठीक है, कह रहा है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है हरित जलवायु निधि। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तथा न्यूजीलैंड में से विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है तो वह है न्यूजीलैंड। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तथा न्यूजीलैंड में से विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है वह है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि थाईलैंड, चीन, सिंगापुर तथा मलेशिया में से वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी तो वह था दोस्तों हमारा सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि आर्गन गैस है तो एक नॉन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभाव्यतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है वह है कि चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं और जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं और जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के संबंध में सही है तो कह रहा है कि वे विश्व की कुल ऊर्जा उपयोग के लगभग 60% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और वे विश्व की कुल हरित गृह गैसों के निस्तारण में लगभग 60% के लिए उत्तरदायी हैं और वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अगले चैप्टर में ओजोन परत क्षरण के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों।